Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. And today we will discuss about history lesson 2 class 10, that is nationalism in India. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, क्लास 10th हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है हम लोग इसे टाइमलाइन चार्ट के माध्यम से समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना, पूरे डिटेल में। तो चलिए टाइमलाइन चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सुंदर सा टाइमलाइन चार्ट बना लेता हूं। ये जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, ये बेसिकली जब गांधी जी भारत में आते हैं उसके बाद का जो पूरा इवेंट होगा उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो गांधी जी भारत में 1915 में आते हैं, 1915 में। फिर 1915 से जो भी एक्टिविटीज होगा टिल 1947, वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो चलिए देखते हैं इसे। तो ये है हमारा टाइमलाइन। इसमें ना मैं इसे, हालांकि ये गांधी जी के आने के बाद से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं इसे स्टार्ट करूंगा वर्ल्ड वॉर 1 से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए पहले उसे ले लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 बिगिंस इन 1914। तो ये ले लेते हैं हम लोग 1914 को पहले, है ना। जाएंगे हम लोग कहां तक, 1947 तक। टारगेट ईयर है 1947। तो देखते हैं 1914 पहले आएगा, फिर 1915, then we will see the next one is 1916, then 1917 to 18, 1919, okay, then 1920 to 22, then 1923 to 30, नाइनटीन 32 34 का पीरियड देखेंगे। देन एक मैं 1942 का बताऊंगा, और इसके बीच में जो भी छोटी एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि 1940s में, है ना, क्या हुआ था, 1946 में क्या हुआ था, तो ये जो छोटी डिटेल्स हैं वो मैं बीच में कवर करते जाऊंगा। ये कुछ मेजर ईयर्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो एक बार हम लोग इसका जो है वो पूरा इवेंट लिख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। 1914 में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 एक्चुअली में 1914 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 1915 में कौन आते हैं, गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो भारत में आएंगे। गांधी जी अराइव्स इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में 1916 में हम
देखेंगे, देखिए गांधी जी के आने के बाद में कई सारी अच्छी चीजें होती है ना। 1916 में हम लोग देखेंगे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, पैक्ट मतलब होता है एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है लखनऊ में हुआ था, क्या हुआ था मैं उसको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में देखिए देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 से हमेशा क्वेश्चंस आता ही है ना, और गांधी जी के ऊपर तो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैं अभी एक्टिविटीज बताऊंगा, जो भी इवेंट्स बताऊंगा, वो सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1917 टू 18 में क्या हुआ था, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, ठीक है। सत्याग्रह, कितना सत्याग्रह हुआ था, 3 सत्याग्रह हुए थे गांधी जी के, ठीक। तो अबाउट सत्याग्रह वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पीरियड 1917 टू 1918। अब उसके बाद देखेंगे जैसे ये पूरा सत्याग्रह होता है ना, जैसे ये लखनऊ पैक्ट सत्याग्रह, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो ये जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसको देखकर ब्रिटिशर्स डर जाते हैं, इसीलिए वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक मैसेकर होगा आगे, और इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, अब ये रॉलेट एक्ट के अलावा, ये रॉलेट एक्ट की ही वजह से है ना, एक बहुत बड़ा मैसेकर हो गया था, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसे हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद में नेक्स्ट है 1920 टू 22, तो इसमें हम लोग देखेंगे खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। यहां से ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हमेशा आता ही है, तो ये देखिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही खत्म होता है 1922 में, मैं पूरा बताऊंगा कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और ये कैसे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक। अब उसके बाद में 1923 से 30 में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे कहते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में अपन सोए और सुबह उठे तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बीच में। तो ये जो 8 साल का गैप था 22 से 30 के बीच में, तो वो 8 साल के गैप में क्या हुआ, तो ये सभी टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें, जैसे कि स्वराज पार्टी कैसे फॉर्म होता है, साइमन कमीशन कैसे आता है ना, पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने किया, स्वतंत्रता दिवस पहली बार हमने कब बनाया, ठीक। तो ये सभी चीजें हम लोग किसमें देखेंगे, ये वाले पीरियड में 1923 से 30 के बीच में। देन आफ्टर दैट 1930 टू 34, ये वाला जो पूरा पीरियड है उसमें हम लोग समझेंगे, हियर वी विल डिस्कस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कंप्लीटली, है ना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, इसको कंप्लीटली हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ना, ये कितने पार्ट्स में हुआ था, ये 2 भागों में हुआ था, ठीक है, 2 फेजेस में हुआ था ये। तो इसे भी मैं अच्छे से समझा देता हूं यहीं पर। ये जो है ओवरव्यू, एक आपको टाइमलाइन याद होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट फेज हुआ था वो हुआ था 1930 टू 31, है ना, 1930 टू 31, और सेकेंड फेज हुआ था 1930 टू 34, ठीक। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये पूरा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा एक्सप्लेनेशन करते वक्त, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज और ये हो गया आपका सेकेंड फेज, ठीक है। तो 2 फेज में हुआ था ये। उसके बाद में कुछ और चीजें होंगी बीच में, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट मेजर इवेंट होगा ना, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है वो, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये देख लेंगे अपन, क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि इसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से जो है वो डिटेल में कवर नहीं किया गया है, फिर भी हम लोग थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली कौन सा मूवमेंट था, क्या था इसमें। फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे 1947।
तो 1947 में पार्टीशन के बाद में हमें क्या मिल जाता है, आजादी मिल जाती है। ठीक है, पार्टीशन के बाद में हमें आजादी मिल जाती है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हमको कवर करना है। ठीक है, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा 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 पूछे ही जाते हैं। और जो बाकी आपका सब टॉपिक है उसमें से 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो मैं लोकेशंस वगैरह बताऊंगा कि कांग्रेस का जो सेशन है वो कहाँ हुआ है ना, लाहौर है, नागपुर है, बॉम्बे है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो अच्छे से मैप में अपने को देखते भी चलना है, क्योंकि मैप पॉइंटिंग क्वेश्चंस भी आता है। हालांकि हम लोग जब आगे सेपरेट मैप पॉइंटिंग के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सो देयर आल्सो यू कैन कवर योर मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा वीडियो होगा ना उसको हम लोग कवर करेंगे टोटल 7 पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद में जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग समझेंगे अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 एंड गांधी जी, दिस लखनऊ पैक्ट, दिस सत्याग्रह एंड दिस रॉलेट एक्ट प्लस जेबीएम। तो इतनी सारी चीजें हम लोग कहां से कहां तक करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हियर आई एम जस्ट राइटिंग इट। तो ये देखिए, ये यहां से जो है इस वाले इवेंट से 1919 तक हम लोग देखेंगे। यहां तक ये हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में, है ना, फर्स्ट पार्ट। ओके, then this particular from 1920 to 22 this will be dedicated lecture हम लोग इसमें करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सेकंड जो पार्ट होगा वो कंप्लीटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये कंप्लीटली सेकंड जो है वो खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो तीसरा वीडियो रहेगा वो डेडिकेट रहेगा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। और इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, और जो लाहौर सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी उसमें, और भी कुछ डिटेल इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम लोग सभी इसमें देखेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग जो डेडिकेटेड एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो है इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है ना। टोटल कितना पार्ट्स मैंने बोला, 7 पार्ट्स। अब उसके बाद ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे फोर्थ पार्ट में। इन दिस फोर्थ वन विल कवर दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, देन आफ्टर दैट इसके बाद में जो है इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ना, ये वाला यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये पूरा यहाँ तक है ना, जो कंप्लीट करता है इंडिपेंडेंस तक। तो इसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे फोर्थ पार्ट में। तो ये जो फोर्थ पार्ट है वो पूरा कवर कर लेगा यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक कवर कर लेगा पूरा टिल 1947 तक, है ना। इसको हम लोग पूरा फोर्थ पार्ट में कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो फिफ्थ पार्ट है ना, उसमें हम लोग समझेंगे, उसमें क्या समझेंगे हम लोग, उसमें हम लोग समझेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्योंकि आपने एक देश तो बना लिया, लेकिन देश बनाने के बाद में लोगों के मन में देशभक्ति भी तो होनी चाहिए ना। तो फिफ्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और सिक्स पार्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स, जो कि ये पहला पार्ट ही है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या जो वर्ल्ड वॉर 1 गांधी जी कैसे आते हैं, गांधी जी आने के बाद में क्या क्या सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद में जो एक लखनऊ पैक्ट भी हुआ था बीच में, वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर जो 1919 में ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है ना, रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह, और जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है बीच में। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये इतना सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, यस। तो मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक ये हो चुका है कि ये जो अभी लेक्चर है उसको मैंने इंक्लूड किया ही नहीं। ठीक है,
तो ये जो लेक्चर है आप समझिए फर्स्ट लेक्चर है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग समझेंगे सेकंड पार्ट में, है ना, ये हो जाएगा सेकंड। यहां से ये वाला हम लोग समझेंगे थर्ड लेक्चर में, ओके। ये टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग समझेंगे फोर्थ लेक्चर में, ओके। देन ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग समझेंगे कौन से लेक्चर में, फिफ्थ लेक्चर में, ठीक है। ये हम लोग समझेंगे फिफ्थ लेक्चर में। और जो छठवें लेक्चर में हम लोग समझेंगे वो क्या समझेंगे हम लोग कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसमें हम लोग नेशनल फ्लैग, ओके, नेशनल जो कल्चर की जो चीजें होती है ना, जैसे कि हम लोग भारत माता का इमेज उसमें देखेंगे, कैसे हमने री इंटरप्रेट किया हिस्ट्री को वो समझेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसे हम लोग छठवें पार्ट में समझेंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा सेवेंथ पार्ट, है ना, उसमें हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना, जो कि हमेशा फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक। तो ये रहा पूरा 7 पार्ट का आपका डिटेल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो चलिए पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसे बेसिक्स में हम लोग क्या समझेंगे, दो चीजें, एक तो बैकग्राउंड और दूसरा जो है ये टाइमलाइन चार्ट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड, है ना। हालांकि ये चैप्टर जो है आपका स्टार्ट होगा 1915 से, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 तो 1914 से 1918 तक चला था ना। तो बेसिकली गांधी जी का ये पूरा एरा कहलाता है। जैसे ही गांधी जी भारत में आते हैं, जो भी पूरा मूवमेंट, बिग मूवमेंट होगा, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सभी का जो लीडर होंगे ना वो कौन होंगे, गांधी जी होंगे, है ना। तो ये जो पूरा फेज है वो क्या कहलाता है, गांधी एरा। तो गांधी एरा ये पूरे चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है। लेकिन इससे पहले भी कुछ कुछ चीजें हुई थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही क्विक तरीके से, ठीक, ताकि आपको एक बैकग्राउंड आपके पास रहे। देखिए 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनती है, ठीक है। जैसे ही बनती है ना तो इनमें एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगता है। और ये जो कांग्रेस पार्टी में दो तरीके के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उभर कर आती हैं। एक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ में स्ट्रगल करना चाहते हैं, और दूसरे जो है वो काफी हार्ड तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ में स्ट्रगल करना चाहते हैं। जो सॉफ्ट लोग होते हैं ना उन्हें कहते हैं हम लोग मॉडरेट्स, ठीक है। ये जो है वो ब्रिटिशर से प्रेयर पॉलिटिक्स, मतलब कि जैसे उनसे बातचीत करके बेहतर राइट्स, बेहतर फैसिलिटीज, है ना, इलेक्शंस में हमको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो इस तरीके से काफी सॉफ्ट तरीके से ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करते थे। तो इन्हें क्या कहते थे, मॉडरेट्स। और जो दूसरे होते थे जो कि काफी नेट टू नेट फाइट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के साथ में, तो उन्हें क्या कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो दो भागों में जो है ये कांग्रेस की विचारधारा चलने लगती है। फिर उसके बाद में 1905 में क्या होता है ना, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। बंगाल का पार्टीशन इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि बंगाल जो है वो पॉलिटिकल हब बन गया है, जितना भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहा है वो बंगाल से ही हो रहा है। और आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमेशा ही से ही डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स करते हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बंगाल का जो है वो पार्टीशन कर दिया। उसके बाद में बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए एक स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट होता है 1905 में, है ना। लेकिन फिर भी जो है वो बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है। उसके बाद में 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग, इसमें जो है दो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले ही बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी, और मुस्लिम लीग कब बनेगा, 1906 में, है ना। तो ये याद रखिएगा, मुस्लिम लीग बन चुका है अभी। और इनका सबसे बड़ा डिमांड क्या रहेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ये होता है कि जब कोई सीट आपके लिए रिजर्व रहेगी तो उस सीट से सिर्फ आप ही इलेक्शन लड़ेंगे और आप ही के कम्युनिटी वाले वोटिंग करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट का। उसके बाद में 1907 में क्या हो जाता है, कांग्रेस बाइफरकेट हो जाती है दो भागों में। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तो कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन से साल में, 1907 में, है ना। उसके बाद आता है 1909। 1909 में क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है, ठीक है, जिसे कहते हैं 1909। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार आता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। तो इस तरीके से कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट था उनका, सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसको एक्सेप्ट कर लिया था।
क्यों एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीग ने? क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा चाहती थी कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन बना रहे, है ना, डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स को हमेशा बनाकर चलते थे। उसके बाद में 1911 आता है, जब जो हमारा कैपिटल है वो कोलकाता से, बंगाल से कहा शिफ्ट हो जाता है, वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है 1914 वर्ल्ड वॉर 1, है ना। तो बेसिकली हमको ये जो पूरा लेक्चर समझना है वो यहां से डिटेल में समझना है वर्ल्ड वॉर 1 से। तो मैंने आपको एक ब्रॉड आउटलुक दिया कि कैसे जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और कैसे मुस्लिम लीग बना, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने विंग्स में, कितने भागों में डिवाइड हो चुका था। तो ये कुछ बेसिक्स ना आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक। अब उसके बाद दूसरा है टाइम लाइन। तो टाइम लाइन में आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। तो चलिए समझते हैं। तो ये देखिए टाइम लाइन, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन, है ना, पार्टिसिपेट करता है, और ब्रिटेन जो है का रूल भारत में भी रहता है। तो इसलिए भारत से वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है, पैसा कलेक्ट करता है, और कई सारे फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करता है लोगों का वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, ताकि वो ब्रिटेन की तरफ से जाके विदेशों में लड़ सके, है ना। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो इसे बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद गांधी जी आते हैं। गांधी जी के आने के बाद बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, जैसे लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना और जो मुस्लिम लीग है, दोनों ये डिसाइड करते हैं हमें मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करना है। तो ये बहुत 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 हिस्टोरिकल पैक्ट था। और जो कांग्रेस के 2 भाग रहते हैं, है ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, वो भी एक हो जाते हैं। तो ये लखनऊ पैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग एकता की मिसाल बोल सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में एक साथ हो गए हैं, ठीक है। एक साथ मतलब एक साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 3 सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी, है ना, पूरे पावर के साथ में 3 सत्याग्रह करते हैं। चंपारण उनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में हम लोग देखेंगे खेड़ा, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या तीसरा क्या होगा, बताइए, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो ये तीनों सत्याग्रह को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में देखो कितनी सारी अच्छी चीजें हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पास कर देंगे, एक्ट पास कर देंगे, जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट, जिसमें कोई भी अगर उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट करता है या फिर कुछ बोलता है, तो उन्हें 2 सालों के लिए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रूफ के उनको 2 सालों तक जेल में रखा जा सकता है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक एक्ट था। और इसका जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी वजह से क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर। इसे हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। ये पंजाब अमृतसर में होता है, जिसमें हजारों इनोसेंट भारतीयों की मृत्यु हो जाती है ना। जनरल डायर ने किया था, ये आपने क्लास 8 में भी देखा होगा। उसके बाद में 1920 से 22 में इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग एक बहुत लोग गुस्से में थे, है ना। तो गांधी जी की लीडरशिप में खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। खिलाफत का क्या एंगल था, क्या रिलेशन था, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग अब ब्रिटिशर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग और हेल्प नहीं करेंगे, है ना। तो ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट, ठीक। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो अचानक से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक वायलेंट घटना हो जाता है चौरी चौरा में, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है ना। और इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसे माना जाता है, गांधी जी को। तो इसीलिए गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया जाता है 6 सालों के लिए, है ना। तो उसको मैं बताऊंगा अच्छे से। अब इसमें जो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, और जो लाहौर का सेशन हुआ था उसके बारे में, है ना। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है कि इसमें हम लोग डांडी मार्च भी देखेंगे ना, बहुत हिस्टोरिकल मार्च था डांडी मार्च, तो वो भी इसमें कवर करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट ऑपरेटिंग देम, बट हियर वी आर नॉट ऑपरेटिंग देम एज वेल एज वी आर डिसओबेइंग देम। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम आपके नियम और कानूनों को भी नहीं मानेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, जो कि 2 फेज में चला, 1932-31 एंड 1932-34। तो ये सक्सेसफुल रहा कि अनसक्सेसफुल रहा, ये मैं अभी आपको ये कौन से पार्ट में बताऊंगा, 5th पार्ट में बताऊंगा, ठीक है।
फिर क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये भी गांधी जी की लीडरशिप में चला था। इसमें गांधी जी ने डू और डाई का एक नारा दिया था, बहुत फेमस नारा है वो, है ना। और ये जो है आखिरी मेजर इवेंट था। और उसके 5 सालों बाद हमें फाइनली जो है वो पार्टीशन का रिजल्ट क्या था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बनने के बाद में फाइनली जो है वो भारत को आजादी मिलेगी 15 अगस्त 1947, 5 ऑफ अगस्त 1947, है ना। तो इतना चीजें हमें देखना है। और एक टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना, जिसमें हम लोग भारत माता की इमेज के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल फ्लैग के बारे में देखेंगे, फोक टेल्स एंड फोकलोर के बारे में देखेंगे, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। कैसे एकता के सूत्र में ये सभी चीजें जो है वो भारतीयों को बांधती हैं, तो ये सभी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा, 7th पार्ट, उसमें हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर दैट आर फ्रीक्वेंटली कमिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आई होप ये आपको जो बेसिक लेक्चर है पूरे चैप्टर का, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट अस नो, है ना। And we will meet you in next video. Till then, bye bye, take care, thank you.